सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नवीन कुमार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, भारत की 1857 की क्रांति। तो देखिए, भारत की 1857 की क्रांति। तो यानी 1857 की क्रांति हमारे अंग्रेज थे, वो 7 समुद्र पार भारत देश में आए थे और जो अपना भारत देश था बहुत बड़ा आधिपत्य देश था, उसमें आकर अपने यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। तो बताया जाता है कि ये डलहौजी के 1 वर्ष के जाने के बाद में क्या है, ये अपने भारत देश में आ गए थे। तो उसी 1857 ईस्वी के बाद में यहाँ ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। तो इसी के आधार पर हम आगे देखते हैं कि एक इतिहासकार था जिसका नाम है बीडी बसु। बीडी बसु जो ये 1857 की क्रांति है, इसको क्या कहता है, आश्चर्यजनक की घटना कहता है। आश्चर्यजनक की घटना कहता है। और वह घटना इसलिए कहता है क्योंकि जब ये भारत आए थे अंग्रेज, तो ये अपने साथ न तो कोई तोपखाना लाए थे, न कोई हथियार लाए थे, न कोई गोला बारूद, कुछ भी नहीं लाए थे, बल्कि ये अपने साथ ओनली एक व्यापार करने की दृष्टि से भारत आए थे। और अपने ये उस समय जो डलहौजी था उसके समय ये आए थे। तो बताया जाता है कि यह एक व्यापारिक दृष्टि से आए थे और न इसके पास क्या था, कोई सैनिक नहीं थे अंग्रेजों के पास, न कोई हथियार थे। फिर भी इन्होंने क्या है, अपने भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और आपको ज्ञात होगा कि जब ये आए थे तो उस समय, यानी जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंग्रेज आए थे, तो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी उसका क्या नाम था, एलिजाबेथ था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ थी। यानी जब ये अंग्रेज अपने भारत देश में व्यापार करने की दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए थे, तो उस समय महारानी कौन थी, एलिजाबेथ थी। और जब ये 1857 की क्रांति हुई थी अपने भारत देश में, उस समय महारानी थी विक्टोरिया। कौन थी, जब ये 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय महारानी थी विक्टोरिया। महारानी थी विक्टोरिया। साथियों, आपको यह ज्ञात होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेज आए थे, तो उससे पहले हमारे भारत देश में यानी इस 1857 क्रांति से पहले 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1757 में और एक हुआ था 1764 में। तो देखिए, 1757 का प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति से पहले। तो ये दोनों स्थान पड़ते हैं बंगाल में, बंगाल के बिहार के नदिया जिले में ये पड़ते हैं। तो बताया जाता है कि जब ये 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय वहाँ जो नवाब था उस समय, वह कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस समय नवाब था और उसका एक सेनापति था और जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर। तो ये मीर जाफर था, ये सिराजुद्दौला का क्या था, बेनोई था, इसका बेनोई था। तो बताया जाता है कि जो मीर जाफर है, ये अंग्रेजों के पास चला जाता है और मतलब उनसे सांठगांठ कर लेता है और वह अंग्रेजों का साथ देता है। इसके कारण क्या होता है, यह सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को क्या मिल जाती है, जीत मिल जाती है। और जो ये बंगाल पर किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है प्लासी के युद्ध में। लेकिन जो बक्सर का युद्ध होता है, जो बक्सर का युद्ध होता है, उस समय 3 महाशक्ति लड़ती है। वो कौन कौन सी थी, एक थी दिल्ली, एक थी अवध और एक थी बंगाल। दिल्ली, अवध और बंगाल,
इस समय 3 महाशक्ति थी। तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम था। दिल्ली का शासक था शाह आलम और अवध का था शुजाउद्दौला। अवध का था शुजाउद्दौला और बंगाल का था मीर कासिम। बंगाल का था मीर कासिम। ये तीनों महाशक्ति किसके विरुद्ध लड़ती है? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती है। लेकिन फिर भी यानी ये जो सेना ये तीनों जो सेनापति है, जो ये मुगल शासक ये सेनापति है, ये अंग्रेजों को क्या करते हैं? जीत नहीं पाते हैं और अंत में क्या हो जाती है? अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और जो इस 1757 है, इसमें तो ओनली बंगाल पर अधिकार किया था। लेकिन जो ये 1764 है, इसमें पूरे भारत देश में किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। यानी दिल्ली से लेकर बंगाल तक किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब आगे देखिए, यहां तक तो यानी 1857 की क्रांति से मैंने पहले का आपको बताया है। और फिर अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी बुक है, यानी कौन कौन से इतिहासकार थे और उन्होंने अपनी बुक लिखी है। तो देखिए, बुक यानी स्रोत। तो देखिए कि कौन कौन से इतिहासकार हैं और जो 1857 की क्रांति है इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है अशोक मेहता। कौन आता है? अशोक मेहता आता है। तो अशोक मेहता 1857 की क्रांति को क्या कहता है? ए ग्रेट रेबेलियन। ए ग्रेट रेबेलियन इसको कहता है। किसको? 1857 को क्रांति को एक ग्रेट रेबेलियन की संज्ञा देता है। और फिर उसके बाद में आता है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर जो 1857 की क्रांति है, इसको कहता है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यानी इसका हिंदी में होगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको संज्ञा देता कौन? वीडी सावरकर। उसके बाद में तीसरा इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है एस.एन. सेन। और ये इसको क्या कहता है? इसको 1857 की क्रांति को इसको कहता है 1857 यानी 1857 की ये नाम देता है। और फिर चौथा है जिसका नाम है आर.सी. मजूमदार। और वह क्या कहता है? वह कहता है सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी जो आर.सी. मजूमदार है, ये 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं? सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट। यानी ये इसकी बुक है, यह इस बुक का लेखक है। और इसका हिंदी में क्या है? 1857 का सैनिक विद्रोह है। 1857 का सैनिक विद्रोह इस बुक का हिंदी में नाम है। इसका 1857 हो गया इस बुक का नाम। और जो वीडी सावरकर है, इसकी बुक का नाम हो गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और अशोक मेहता है, इसकी बुक का नाम है ए ग्रेट रेबेलियन। अब आगे देखिए, अब हम आगे बात करते हैं स्वरूप की कि 1857 की क्रांति के कौन से स्वरूप दे। तो देखिए आगे, अब हम आगे बात करते हैं स्वरूप की। देखिए कि 1857 की क्रांति के स्वरूप। तो देखिए, स्वरूप में सबसे पहले यानी इस 1857 की क्रांति को
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जिसने कहा है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, यह कहा है जेम्स आउट्रम ने। किसने कहा है? जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम ने 1857 की क्रांति को क्या है, क्या? हाँ, दूसरा देखिए, यानी जिसको स्वरूप में दूसरा आता है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये जिसने कहा है उसका नाम है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने क्या कहा है? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह है, ये कहा है बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा? 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। चौथा देखिए, सैनिक विद्रोह है, यानी सैनिक विद्रोह कहने वाले कौन थे? तो देखिए, सैनिक विद्रोह कहने वाले थे सीले और लॉरेंस। इन्होंने क्या कहा है? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। अब आगे देखिए, यानी जहाँ से हमारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से देखिए, तो हम साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी, उसका नाम था विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन था? यानी 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था पाल्मस्टन। कौन था? पाल्मस्टन। फिर है, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था कैनिंग। तो साथियों, आपको ज्ञात होगा जो ये कैनिंग है, यह भारत का क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था। ये कैनिंग है भारत का अंतिम क्या था? गवर्नर जनरल था। और उसके बाद में जो गवर्नर जनरल है, इसके स्थान पर किसकी उपाधि दी गई थी? वायसराय की उपाधि दी गई थी। अब आगे देखिए कि 1857 की क्रांति के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसका प्रधान सैनिक कौन था? कंपनी का प्रधान सैनिक, तो उस कंपनी का प्रधान सैनिक था एनिसन। उसका नाम था एनिसन। यानी ये जो मैंने लिखाया है, ये आपको यानी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन था इंग्लैंड का। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और कंपनी का जो प्रधान सैनिक था वह कौन था? एनिसन था। अब आगे देखिए, अब 1857 की क्रांति अपने भारत देश में होने जा रही है, तो इसमें यानी अंग्रेज अपने भारत देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो बताया जाता है कि जब यह अपने जो किसान वर्ग थे, उन पर अनेक प्रकार की यातनाएं, उन पर अनेक उसको प्रताड़ित करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, तो इसी के आधार पर वहाँ पर क्या है? भू राजस्व व्यवस्था पनपती है। तो देखिए, हाँ, उससे पहले देखिए कि जो 1857 की क्रांति होती है, तो यानी उस वक्त तिथि कौन सी थी? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, वह तिथि कौन सी थी? तो वह तिथि थी 31 मई 1857। यानी इस दिन को क्या करेंगे? जो भारत के नागरिक है वो क्या करेंगे? 1857 की क्रांति को क्या करेंगे? बिगुल बजाएंगे। लेकिन साथियों, आपको ज्ञात होगा कि 29 मार्च को क्या हो गया था? इस क्रांति का बिगुल बज गया था। तो आपको ज्ञात होगा कि ये कब बजा था? 29 मार्च को आपको याद होगा कि बैरकपुर छावनी थी। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही था,
जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे था, यानी 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने क्या कर दी थी, हियर्स नाम के एक सार्जेंट था, हियर्स नाम का एक सार्जेंट था, तो उसको क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। और इसी के यानी 29 मार्च को इस क्रांति का क्या हो गया था, बिगुल बज गया था। लेकिन साथियों आपको यह भी ज्ञात होगा कि 10 मई को ये मेरठ में शुरू हुई थी। 10 मई को 1857 की क्रांति मेरठ में शुरू हो गई थी। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये क्रांति है, इस क्रांति के प्रतीक कौन कौन से हैं। प्रतीक, तो इस क्रांति के प्रतीक थे रोटी और कमल। रोटी व कमल, ये क्या थे, इस क्रांति के क्या थे, प्रतीक थे। रोटी व कमल क्या थे, इस क्रांति के प्रतीक थे। यानी इसमें क्या था कि अनेक टुकड़ी थी ना, वह क्या करती थी, एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी में जाकर क्या करती थी, कमल भेंट करती थी और क्रांतिकायन बिगुल बजाने के लिए उनको उत्साहित करती थी। और रोटी भी इनका क्या था, एक प्रतीक था। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं आगे भू राजस्व व्यवस्था कि इस 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं 1857 क्रांति के कारण कि ऐसे कौन कौन से कारण हुए जिससे मतलब भारत के लोग भड़क गए और उन्होंने 1857 की क्रांति कर दी थी। तो देखिए सबसे पहले आती है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था यानी अपनी जमीन से संबंधित कौन कौन से उन्होंने नियम लगाए, कर लगाए, कौन कौन से उन्होंने, तो उसमें अपने अंग्रेजों की क्या भूमिका रही। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो देखिए, तो इसका ये जो व्यवस्था है यह अपने किसानों के प्रति लगाई गई थी। तो इस व्यवस्था के जनक कौन थे। तो देखिए इस व्यवस्था के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था के क्या थे, जनक थे। यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इस व्यवस्था के क्या थे, जनक थे। और ये कब लगी थी, यह लगी थी 22 मार्च 1793 में। यानी 22 मार्च 1793 में क्या हुई थी, यह लागू हुई थी। और इसमें भूमि का मालिक किसको बनाया गया, जमींदार वर्ग को बनाया गया। भूमि का मालिक जमींदार वर्ग को बनाया गया, यानी स्वामी बनाया गया भूमि का। किसको, भूमि का मालिक किसको बनाया गया, जमींदार को बनाया गया। अब हम आगे बात करते हैं जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसको हम 3 नामों से और जानते हैं। उसको क्या क्या नाम है। तो देखिए एक का नाम है जागीरदारी, और इसको हम बिस्बेदारी भी कहते हैं, और इसको हम इस्तमरारी भी कहते हैं। इस्तमरारी भी कहते हैं। यानी ये अनेक बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस्तमरारी और बिस्बेदारी, कि ये कौन सी व्यवस्था के नाम है। तो कौन सी व्यवस्था के नाम है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जागीरदारी भी कहते हैं, बिस्बेदारी भी कहते हैं और इस्तमरारी भी कहते हैं। तो अब आगे देखिए कौन कौन से स्थान पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 भागों पर क्या यह व्यवस्था लागू की गई थी। और 19% भूभाग पर, 19% भूभाग पर यह लागू की थी। और यह 19% कैसा था, यह ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश के द्वारा जीता हुआ 19% भारत पर क्या व्यवस्था लागू की गई थी। अब आगे देखिए कि इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सूर्यास्त कानून का भी क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। इस व्यवस्था में सूर्यास्त कानून का भी क्या किया था, जिक्र किया गया था। सूर्यास्त कानून का जिक्र भी किया गया था। कौन सी व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त
व्यवस्था में। तो अब देखिए कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, यानी इसमें जो भूमि थी ना वह किसानों को छीनकर, यानी वह किसको, जो उसका मालिक कौन बन गया था, जमींदार बन गया था। और जमींदार उनसे क्या करते थे, अनेक प्रकार के टैक्स वसूल करते थे, कर। तो स्थायी का मतलब है कि यहाँ पर जो कर है उसको क्या कर दिया था, स्थायी कर दिया था, यानी आपको इतना कर देना ही पड़ेगा। और हम बात करते हैं सूर्यास्त कानून की, यानी इस व्यवस्था में इसका अर्थ है कि जब, यानी अंग्रेजों ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि सूर्य उदय होगा या नहीं होगा, या मतलब दिन हो या रात हो, हमें तो मतलब हमारा कर चाहिए, हमको तो अपना जो आपका जो डिसाइड किया कर वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात हो। या तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सूरज उदय हो या नहीं हो। अब आगे देखिए, ये व्यवस्था, इसमें अंग्रेजों ने खूब मतलब अपने जो किसान वर्ग है उनको प्रताड़ित किया। अब जो दूसरी व्यवस्था आती है उसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था देखिए, अगली है अपनी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो अब यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, अब रैयत कहते किसे हैं, देखिए रैयत का अर्थ होता है किसान। क्या होता है, किसान रैयत का अर्थ होता है। तो इस व्यवस्था में क्या होगा कि जो अपनी जो पहली थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, उसमें भूमि का मालिक कौन था, जमींदार था। लेकिन इसमें भूमि का मालिक किसको बना देंगे, किसानों को बनाएंगे। तो देखिए, जो इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, जन्मदाता यानी इसका संस्थापक वह था रीड। कौन था, रीड इस व्यवस्था का क्या था, जन्मदाता था। और ये कब लागू की, तो देखिए 1792 ईस्वी में इनको क्या किया था, लागू किया था। यानी ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये 1792 में स्टार्ट हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, तो देखिए ये हुई थी तमिलनाडु के मद्रास रेजिडेंसी, तमिलनाडु मद्रास रेजिडेंसी के 12 महल जिले में इसका क्या हुआ था, यह लागू हुई थी। तो इसमें मैंने अभी पहले बताया था, तो इसमें भूमि का मालिक किसको बनाया गया था, किसान को बनाया गया था। भूमि का मालिक कौन होगा, किसान को बनाया गया। भूमि का मालिक किसान को बनाया गया। और इसमें कर को क्या है, बढ़ाया गया, कर को बढ़ाया गया। यानी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसमें कर को अंग्रेज लोग क्या करते थे, बढ़ा सकते थे। तो इन्होंने इतना कर बढ़ाया कि जिससे जो ये अपने किसान वर्ग के लोग हैं ये मतलब अंग्रेजों से नफरत करने लगे, उनका मतलब अत्याचार नहीं सहन कर पाए। और इसलिए उन्होंने क्या कर दी, 1857 की क्रांति कर दी थी। हाँ, इसमें इस तमिलनाडु के साथ साथ में बम्बई प्रांत में भी क्या है, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। यानी इस व्यवस्था में यह लगाया गया था कि इसमें अंग्रेज लोग कर बढ़ा सकते हैं। जो अपनी पहली थी वो ये अपनी सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि कर को बढ़ा नहीं सकते थे, यानी कर को क्या है, स्थायी किया हुआ था। लेकिन इसमें कर को बढ़ाया गया, इसलिए भी क्या अंग्रेज जो भारतीय किसान वर्ग है उनमें क्या हुआ, असंतोष हुआ। तो आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि अनेक इसमें और कौन कौन से इतिहासकार विचारक थे जिन्होंने मतलब इस क्रांति में हिस्सा लिया। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें मुनरो, जो गवर्नर जनरल था, कहाँ का, बम्बई का। मुनरो गवर्नर जनरल था, कहाँ का, मद्रास का था, मुंबई का ना, मद्रास का था गवर्नर जनरल। तो इन्होंने क्या किया, सन 1820 में पूरे मद्रास में क्या कर दिया था, इसको लागू कर दिया था, इस व्यवस्था को। कौन सी व्यवस्था को, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास में 1820 में लागू कर दिया था। कौन, ये मुनरो, जो मद्रास का गवर्नर जनरल था। अब अगला बात करते हैं, जो एक इसमें एक दूसरा था जिसका नाम है एलिफिंस्टन। यह कहाँ का था, यह मुंबई का था। इन्होंने भी क्या है,
यहाँ पर ये रेतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। अब आगे देखिए, मैंने इसमें आपको बताया दिया, इसमें कर को बढ़ाया गया और जो भूमि का मालिक है वह किसको बनाया गया, किसान को बनाया गया। और इसमें अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के मतलब कर बढ़ाए, टैक्स लगाए, ब्याज लगाया और इससे आकर्षित होकर जो भारत के जो किसान वर्ग थे इन्होंने अंग्रेजों से क्या कर ली, 1857 की क्रांति कर दी थी। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरी व्यवस्था कौन सी, देखिए तो तीसरी व्यवस्था का नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम है, महालवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए महाल किसे कहते हैं, महाल कहते हैं गांव को, किसको कहते हैं, गांव को। तो यानी इसमें क्या, महल कहते हैं गांव को। तो देखिए कि इसमें एक गांव था, तो इसमें यानी जो अपने किसान वर्ग है उनके अनेक खेत थे। तो यानी इसमें क्या था कि पूरे खेतों को मिलाया गया था, एक खेत को नहीं मिलाया गया था, पूरे खेतों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया, महाल यानी गांव का निर्माण किया गया। यानी इसमें अंग्रेजों ने यह नियम लगा दिया था कि जो किसान वर्ग है वह अपने खेत का तो यानी कर या टैक्स मतलब उपज का कुछ भी वो मतलब देंगे ही, और इसके अलावा यानी जो और खेत थे उसका भी उनको क्या देना पड़ेगा, टैक्स या कर देना पड़ेगा। तो इसलिए भी क्या है, जो वहाँ के जो किसान वर्ग थे वो क्या हुए, उनमें असंतोष हो गया था। तो आगे देखिए कि यह व्यवस्था कब लागू की गई थी। देखिए यह व्यवस्था 1819 में, यह व्यवस्था 1819 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी। होल्ट मैकेंजी के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई थी। और कितने प्रतिशत भूभाग पर, 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। यानी जो अंग्रेजों द्वारा जीता हुआ 30% भूभाग था, इस पर यह व्यवस्था क्या गई थी, लागू की गई थी। और यह कहाँ लागू की गई थी, यह आगरा और अवध में, आगरा और अवध में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। लेकिन आगे देखते हैं कि 1822 के रेगुलेशन, 1822 के रेगुलेशन संख्या 7 के तहत, संख्या 7 के तहत, रेगुलेशन संख्या 7 के तहत, यानी 1822 के रेगुलेशन संख्या 7 के तहत इसे कानूनी रूप से लागू किया गया था, कानूनी रूप से लागू किया गया था। इस व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया था। कौन सी व्यवस्था को, महलवाड़ी व्यवस्था को। फिर आगे देखते हैं कि 1833 में रेगुलेशन संख्या 9 के तहत इस व्यवस्था को क्या किया गया था, ठीक किया गया था। यानी इसमें अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के कर लगाए, उनसे मतलब मन मर्जी करने लगे थे, सामंत व्यवस्था आ गई थी, जमींदार वर्ग है उसमें सब उनका शोषण करने लगे थे। तो इसलिए 1833 में रेगुलेशन, 1833 में रेगुलेशन संख्या 9 के तहत, संख्या 9 के तहत इसको क्या किया गया, ठीक किया गया। यानी इस व्यवस्था को क्या किया, ठीक किया गया। 1833 में रेगुलेशन संख्या 9 के तहत इसको ठीक किया गया। और इसने ठीक किसने किया, बेंटिंग ने किया। ठीक करने वाले कौन थे, बेंटिंग, ये इनको ठीक करने वाले थे। और जो बेंटिंग था इनकी मदद किसने की थी, इनकी मदद करने वाले थे मार्टिन नाम के एक विद्वान थे, मार्टिन बर्ड नाम के विद्वान। इन्होंने क्या किया था, इस व्यवस्था को क्या किया था, बेंटिंग के साथ ठीक किया था। ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, जो हमारी जो व्यवस्था है इनमें अगली व्यवस्था आती है वेले-ज़िले की सहायक संधि, वेले-ज़िले की सहायक संधि। अब अपनी अगली आती है वेले-ज़िले की सहायक संधि।
ये साथियों हम अपने कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे और इसी के साथ मैं आपसे